स्क्रीन आ गई होगी आपके? यस सर। यस सर। हाँ, और ये भी दिख गया होगा अब तो। यस सर। यस सर। कहाँ से चलना था अपने को? सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर दिखाते हैं, एक मिनट देखो। 220 है ये पेज नंबर। सर हमने एक क्रियाकलाप नहीं पढ़ा था 14.10? तो पहले इस क्रियाकलाप को ही पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना? देखो, कुछ मृदा लें, उसे जल से भरे बीकर में डाल दें। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो बीकर लिया है हमने, और इस बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया है, कुछ मात्रा में मृदा डाल दी है। क्या डाल दी है? मृदा। मृदा का मतलब समझ गए? मिट्टी। यस सर। आगे देखो, ली गई मृदा की मात्रा के लगभग 5 गुना जल होना चाहिए। अब हम इसके अंदर जल भर लेंगे। जल लगभग कितना होना चाहिए? 5 गुना 5 जल गुना। यहाँ पर होना चाहिए। ली गई मृदा सॉरी मृदा और जल को मिलाएं, फिर मृदा को नीचे जमा होने दें। कुछ समय पश्चात अवलोकन करें। तो इसमें पानी भी लिया हमने, मृदा भी लिया, दोनों को आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में इसको थोड़े समय के लिए तो इस तरह छोड़ देंगे, और फिर इसका अवलोकन करेंगे। तो जब आप अवलोकन करोगे ना भाई, तो आप ये देखेंगे कि ये जो मृदा थी, ये इस जल के अंदर अपनी अलग अलग परतें बना लेती है। सबसे ऊपर तो क्या होता है, मृदा के अंदर जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, वो जल की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं। और सबसे नीचे मृदा के वो कण बैठ जाते हैं जिनकी मोटाई ज्यादा रहती है। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मृदा जो होती है वो भी अलग अलग परतों से मिलकर के बनी होती है। तो देखो, क्या बीकर के तल में मृदा समांगी है या परतों में विभाजित हो गई है? तो परतों में विभाजित हो जाएगी। अगर परतों का निर्माण हुआ तो किस प्रकार एक परत दूसरे से भिन्न है? तो आप ये देखेंगे कि नीचे की परत की जो कण है उनकी मोटाई सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर चलेंगे, कणों की मोटाई कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, और लास्ट में कुछ भाग आपको तैरते हुए भी दिखाई देंगे, जो कि वास्तव में पेड़ पौधे की पत्तियों का और भी जो सजीवों उनके सड़े गले पदार्थ होंगे। क्या वहां जल की सतह पर कुछ तैर रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुल गए? आप इसे कैसे रोकेंगे? जैसा कि आपने देखा है, अंडरलाइन कर लीजिए, मृदा एक मिश्रण है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि मृदा एक प्रकार का क्या है? मिश्रण होता है। हाँ, इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं। तो इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी क्या होते हैं? मिले हुए रहते हैं। जिसे ह्यूमस कहा जाता है। तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सजीवों के जो सड़े गले अवशेष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन ह्यूमस कहते हैं। आप ह्यूमस। चाहो तो एक परिभाषा लिख लीजिए अलग से एक। मृदा में पाए जाने वाले पाए जाने वाले सजीवों के सजीवों के
सड़े गले अवशेषों को, सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं भाई? हाँ, ह्यूमस। ह्यूमस। हाँ, आपकी किताब में ऐसा ह्यूमस। लिखा हुआ, कई जगह आपको ऐसा भी लिखा यस हुआ मिल सर। सकता है, ह्यूमस, है ना, कहते हैं। हाँ, आगे देखो अब। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है। भाई, मृदा पौधों के लिए अच्छी होगी या कम अच्छी होगी, ये चीज केवल किस पर निर्भर करती है? ह्यूमस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये मृदा को सरंध्र बनाता है। सरंध्र का मतलब है कि मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है ह्यूमस के कारण, जिससे पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है उनको श्वसन के लिए उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन मिल जाता है, और भूमि में जो जल प्रवेश करता है वो भी इन्हीं सरंध्रों की सहायता से या छिद्रों की सहायता से भूमि में प्रवेश करता है। और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है। किस मृदा पर कौन सा पौधा उगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं। जो जिस तरीके के पोषक तत्व होते हैं उसी अनुसार किसी भी मृदा के अंदर क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। ह्यूमस की सर मात्रा कितनी है? हाँ सर ये सरंध्र क्या होता है? सरंध्र का मतलब है कि मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र। सरंध्र का मतलब, छिद्र। हाँ, सरंध्र, रंध्र का मतलब छिद्र होता है, यानी कि छिद्र युक्त मिट्टी, ठीक है ना। और उसकी गहराई क्या है? इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। मृदा की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता? ऊपरी मृदा कहा जाता है। कर लिया सबने अंडरलाइन? हो रही है? यस सर। हाँ, तो सर यहाँ कहा प्रश्न जाता है बनता यहाँ भी, तक क्या? हाँ हाँ, यहाँ छोटा प्रश्न बनेगा भाई, ऊपरी मृदा किसे कहते हैं। तो वैसे अपन सीधी भाषा में तो ऐसे ही कह सकते हैं भाई, मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? ऊपरी मृदा कहा जाता है। लेकिन इस ऊपरी परत की विशेषता भी अपन बताएं तो इसमें क्या होता है, इस मृदा के इस कणों में ह्यूमस और सजीव भी क्या होते हैं? स्थित रहते हैं। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है में एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, तो देखो, जैव विविधता का निर्धारण एक तो जल की उपलब्धता से होता है, और जल की उपलब्धता के साथ साथ वहां की जो मृदा है उस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कितनी, इस बात पर भी वहां की जैव विविधता क्या करती है? निर्भर करती है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अब आगे देखो, आधुनिक खेती में पीड़क नाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यदि हम खेती में पीड़क नाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो भूमि में रहने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो क्या है, मृदा में प्राकृतिक रूप से इन जीवों के द्वारा मृदा का जो संगठन है उसमें सुधार किया जाता है।
भूमि में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है ये मिट्टी को प्राकृतिक रूप से ही उपजाऊ बनाते रहते हैं, लेकिन जब हम पीड़कनाशी और रासायनिक खाद डालते हैं तो ये जीव मर जाते हैं। तो मिट्टी में स्वतः ही जो उर्वरता बनाए रखने की क्षमता थी वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो फिर पूरे तरीके से अपने को किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वर्तमान में कृषि करना जो है घाटे का सौदा केवल इसीलिए साबित हो रहा है। पहले क्या होता था, गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता था, तो उससे क्या होता था, मिट्टी जो होती थी स्वतः ही उर्वरक होती रहती थी। लेकिन वर्तमान में जैसे अपन ने रासायनिक खाद डालना शुरू किया है तो मिट्टी के अंदर रहने वाले ये जो सूक्ष्म जीव है ये तो हो गए नष्ट। अब मिट्टी जो है स्वतः ही जो उर्वर होने की क्षमता थी वो खत्म हो गई उसकी। तो अब उसको मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिए ज्यादा मात्रा में खाद डालना पड़ता अपने को, और खाद भी कौन से, रासायनिक खाद। तो वो काफी महंगे भी होते हैं, तो उनसे पैसा भी कई सारा खर्च हो जाता है। तो जितना भी फसल उत्पादन होता है वो सारा का सारा फसल उत्पादन का जो पैसा है वो खाद में, बीज में, ये जो पीड़कनाशी, इन्हीं के ऊपर वापस खर्च हो जाता है। इसलिए वर्तमान में कृषि जो है वो घाटे का सौदा बनने लग गया और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर देते हैं। तो केंचुआ भी भूमि को उपजाऊ बनाता है, लेकिन ये पीड़कनाशी कीटों को मारने के साथ साथ केंचुए को भी मार देता है, तो उससे भी हमारी भूमि उर्वर नहीं हो पाती है। अगर समपोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द ही बंजर भूमि पर परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो वर्तमान में समपोषणीय खेती काम में ली जा रही है, तो इसमें पुरानी पद्धति वापस काम में ली जा रही है। इनमें रासायनिक खाद का, उर्वरक का, पीड़कनाशियों का उपयोग नाम मात्र किया जाता है या बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यदि कोई कीटनाशक काम भी लिया जाता है तो जैसे वो नीम, नहीं चार्जर नहीं है, तो देखो जैसे नीम की पत्तियां उनको सड़ा करके घोल बना लिया जाए तो उनको कीटनाशक के रूप में काम में लिया जा सकता है। धतूरे की जो पत्तियां हैं उनको घोल बना करके उनको कीटनाशक के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो ये इस तरीके की कैसी है, कृषि है, संपोषणीय कृषि। ठीक है, तो इसमें सर किसकी रासायनिक खाद पत्तियां? का, नीम की पत्तियां होती है, धतूरा सुना है नाम आपने? नहीं सर। हाँ सर, वो शंकर Yes, भगवान sir. की चढ़ाते हैं। हाँ, शंकर भगवान की जड़ता है वो, उसके कांटे कांटे वाले फल आते हैं। हाँ सर, वो बहुत भयंकर चुभता है। तो वो सर हरे धतूरे के हरे जो पत्ते और, होते हैं, हाँ हरे हरे कलर के होते हैं, और सर गर्मियों उनकी के डाली मौसम में उनसे फिर वो, के हाँ, गर्मियों के मौसम में उससे वो निकलते हैं ना, क्या? जैसे काला काला सा बीज रहता है उसके चारों तरफ सफेद सफेद से फर होते हैं, गर्मियों के मौसम में इधर उधर घूमते रहते हैं, वो उड़ते हाँ रहते सर हैं। सर। इतना तो नहीं हाँ, देखे धतूरा, बस इतना गांव ही जानते हो वो। गांव के बच्चों ने देखा होगा, मतलब जैसे हाँ सर देख बैंगन का रखा है। पौधा होता है ना कुछ इस तरीके जैसे बड़ा होता है वो। व्हाइट व्हाइट बालों की तरह होता है, बीच में काला बीज होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में काले काले रंग का बीज होता है और ये घूमते रहते हाँ हैं। सर। शिव जी के भी चढ़ता है, महाशिवरात्रि आ रही है, अब देखना पूछना घर वालों से। हाँ सर, इसी टाइम पे देखते हैं। हाँ, तो नीम और ये धतूरे की जो पत्तियां इनको सड़ा करके कीटनाशक बनाया जाता है, तो देसी कीटनाशक है, देसी कीटनाशक है। तो ये क्या करता है, भूमि के अंदर रहने वाले जो जीव है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल कीटों को ही वो नुकसान पहुंचाता है। तो संपोषणीय कृषि के अंदर क्या किया जा रहा है, इन पीड़कनाशकों का, उर्वरकों का, इनका उपयोग नहीं करके वापस देसी पद्धति अपनाई जा रही है। हाँ देखो, नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना, यहां से अंडरलाइन करना भाई, उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और उनमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं।
भूमि प्रदूषण, समझ में आ गई बात? या सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हैं कि मृदा में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। या फिर अपनी किताब वाली कि मृदा से उपयोगी घटकों का तो हटना और उसकी जगह हानिकारक पदार्थों का आ जाना भी क्या कहलाता है? भूमि प्रदूषण कहलाता है। हाँ, आगे देखिए, मृदा जिसे आज हम एक स्थान पर देखते हैं वह लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह से नदी बह करके जा रही है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई उपजाऊ मिट्टी थी और नदी का पानी ऐसे आ रहा है, तो मिट्टी जो नदी का पानी है वो इस उपजाऊ मृदा को यहां से बहा करके कहां ले जाएगा? आगे की ओर ले जाएगा, आगे स्थानांतरित कर देगा। आपने सुना होगा कि नदियां जहां पर जाकर के रुकती है ना, वहां पर उपजाऊ मैदानों का वो निर्माण कर देती है, या जहां पर जाकर के वो अपने साथ में लाए हुए पदार्थों को निक्षेपित करती है, वहां पर वो क्या करेगी? उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कर देगी, क्योंकि वो अपने साथ में ऊपर ऊपर की मृदा को लेकर के आती है। ऊपर की मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो पानी के साथ उसको बाहर लाएगी और जहां पर जाकर के छोड़ेगी वहां पर उपजाऊ मैदान क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। सर जैसे मृदा, वो गंगा का मैदान और ये, हाँ, मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। यदि अपन रेगिस्तानी इलाकों में देखें तो धूल भरी आंधियां चलती है, तो वो भी मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है? उड़ा करके ले जाती है। मतलब रेगिस्तान में से ऐसा देखने को मिलता है कि बड़े के बड़े टीले दिन में तो कहाँ थे और सुबह तो कहाँ थे और शाम को दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। इतनी सारी मिट्टी को एक साथ उड़ा ले जाती है वहां की वायु। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात अपने को ध्यान देने योग्य है। मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सारा पत्थर है जमीन के नीचे, है ना, और इसके ऊपर उपजाऊ मिट्टी है। अब पानी इसको बहा बहा करके ले जा रहा है लगातार उपजाऊ मिट्टी को, तो ये पत्थर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जब पत्थर बाहर आ जाएगा तो वहां की भूमि की उपजाऊपन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ की मिट्टी तो दूसरी जगह चली गई उपजाऊ मिट्टी तो, और यहाँ का उपजाऊपन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो कठोर पत्थर बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है, क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है, नगण्य होती है। अब इसके बाद में देखिए आप क्रियाकलाप। नगण्य का मतलब है जो गिनने योग्य ही नहीं है, न के बराबर, नाम मात्र, नाम मात्र, केवल नाम मात्र उपजाऊपन है, कुछ भी उपजाऊपन वहां पर नहीं होता है। हाँ भाई देखो, यहां पर दो ट्रे लिए हमने क्रियाकलाप में, है ना, दोनों पर समान मात्रा में हमने मिट्टी बिछा दी है। दो ट्रे लिए और दोनों पर समान मात्रा में क्या कर दी? मिट्टी बिछा दी। अब एक ट्रे पर तो अपन ने क्या कर दी है? सरसों के, मूंग के, धान का मतलब होता है चावल, या हरे चने, इस तरीके के पौधे अपन ने रोप दिए इसके ऊपर तो, और दूसरी को ऐसे रख दिया, खाली रख दिया, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अपन ने इसको पानी पिला दिया ताकि ये पौधे क्या हो जाए? उग जाए। अब जब पौधे पूरे तरीके से उग जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? दोनों ट्रे पर समान मात्रा में इस सिरे पर जल डालेंगे। इस सिरे पर क्या करेंगे? जल डालेंगे। और इधर से जब ये पानी बह करके निकलेगा तो अपने साथ में क्या लेकर के निकलेगा भाई? मिट्टी लेकर के निकलेगा। तो अपन यहाँ पर ये देखेंगे भाई मिट्टी कौन सी ट्रे से ज्यादा निकली, तो आप ये देखेंगे ये वाली जो ट्रे है इससे मिट्टी ज्यादा आएगी और इससे मिट्टी बिल्कुल कम आएगी। क्यों होगा ऐसा बताइए अब? क्योंकि पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पौधे की जड़ बांध कर रखते हैं। पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से क्या करते हैं? बांध करके रखते हैं, जिससे मिट्टी कट करके जा नहीं पाती। लेकिन जिस क्षेत्र में पौधे नहीं होते हैं
वहां की मिट्टी आसानी से कट करके क्या हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। निकल तो जाती है। हाँ, तो बस स्थानांतरण हो इस जाती प्रयोग है। से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जहां पर पेड़ पौधे उगे होंगे वहां की मिट्टी आसानी से कट करके दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगे होंगे वहां की मिट्टी आसानी से कट करके पानी के द्वारा दूसरे स्थानों पर चली जाएगी। तो देखो इस जाएगी। बार क्रियाकलाप को, एक ही तरह की 2 ट्रे लें और उन्हें मृदा से भर दें। एक ट्रे में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने का पौधा रोप दें और दोनों ट्रे में तब तक जल दें जब तक कि जिस ट्रे में पौधा रोपा गया वह पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। ये सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुके, दोनों का झुकाव समान रखना है। दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह से डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए। तो हम दोनों इस सिरे पर जल इस तरीके के डालेंगे कि जल क्या हो जाए, बाहर की ओर निकल जाए, मतलब बह करके इधर आ जाए जल। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। क्या बहने वाली मृदा की मात्रा दोनों ट्रे में समान है? तो दोनों ट्रे में समान नहीं होगी, किसमें ज्यादा होगी भाई, इस वाले ट्रे में। अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल डालें, जितना आपने पहले डाला था उतनी ही मात्रा में जल 3-4 बार डालें। अब मृदा की मात्रा का अध्ययन करें जो ट्रे से बाहर चली गई। क्या दोनों ट्रे में मृदा की मात्रा समान है? तो समान नहीं होगी, इसमें ज्यादा होगी और इसमें कैसी नहीं होगी, सर, कम होगी, कम। है ना। हम्म। हाँ देखो भाई, पौधे की जड़ें मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपरदन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह का कट करके किसी दूसरी जगह चले जाना, वो क्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। तो पौधे की जड़ें मृदा अपरदन को क्या करती है, रोकती है, यानी कि मृदा के कटाव को रोकती है, मृदा को उस जगह से दूसरी जगह जाने से क्या करती है, रोकती है। बड़े स्तर पर जंगलों का कटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। वनस्पति की सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वत वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस प्रक्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या होता है, जो जल होता है ना भाई, वो जब भूमि में रिस करके जाता है तो उसमें भी वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी जगह से यदि अपन ने पेड़ पौधे काट दिए हैं तो सारा का सारा जल जो बारिश में आया है वो बह करके सीधा जलाशयों में चला जाता है, रिस नहीं पाता वो। जबकि हम जो कुओं से, हेडपंप से जो जल प्राप्त करते हैं वो भूमिगत जल है, वो रिस करके गया हुआ जल है। जितना जल कम रिसेगा भूमिगत जल का स्तर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ भाई, कुछ प्रश्न देख लें अब, बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर देखो। हाँ सर इसके पहले वाले भी करने थे क्या? बता रहे हैं आपको, पेज नंबर 219 निकालो भाई एक बार। यस सर। निकाल लिए। हाँ, यहाँ पर केवल ये वाला प्रश्न करना था, ये दोनों नहीं करने आपको। जीवों को जल की आवश्यकता क्या है? ओके सर। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि जीवों के सभी बताइए। कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय मादा में होती है। हाँ, जैसे और हमारे शरीर में और ये कोशिका कोशिका में होने वाली प्रक्रियाओं का जल में घुला सतह में हो जाता एक साथ दो नहीं बोले भाई, एक ही बोले। धीरे धीरे बताओ। क्योंकि है। आर्य तो वो मैंने जल जीवों के जो महत्व आपको बताए थे ना वही चीज आएगी, क्योंकि हाँ सर। सजीवों में चलने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जल में संपन्न जलीय होती है। माध्यम से होती है। हाँ,
दूसरी चीज, शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवन भी जल में घुलित अवस्था में ही होता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का सेवन घुली हुई अवस्था में होता है। हाँ, और सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले पदार्थों में होती है। ठीक है, तो 3 कारण आप लिख देंगे भैया। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, ये बस तो है ना, सर। यही करना था यहाँ से। तो अब आगे देखते हैं। ओके सर। आपको बीच में कोई प्रश्न लिखवाया था क्या मैंने? अच्छा, यहाँ तक प्रश्न लिखवा नहीं दिया था सर। मैंने, लिखवा दिया था एक प्रश्न। आया था। ऊपरी मृदा वाला। अच्छा, यहाँ देखो आप, तो इसको भी देख लो एक बार। मृदा या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, ये प्रश्न करना है आपको। एक तो मृदा हाँ अपरदन क्या सर। है ये भी करना है, और मृदा अपरदन को रोकने और कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं ये भी आपको करना है। सर सिर्फ नाम भी लिखने हैं क्या तरीकों में? किस तरीकों में? आप सीधा नाम जैसे नाम क्या लिखोगे? वृक्षारोपण। जैसे वृक्षारोपण करके, और पशु को चराने पर निरंतर। बांध और बनाना, प्रणाली में सुधार। बांध बनाना। सर इनका किताब में तो वर्णन भी नहीं करे लिखे क्या? बेटा, नहीं वर्णन मत करना, सर नहीं। क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा ये आपके कभी भी। पॉइंट में लिखो। मुझे पता है आप सब एक्सीलेंट या पासबुक लेके बैठे हो, उसमें से बोल रहे हो सब आंसर। सब तो कलाकार हैं आप। तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा एक उपाय और दिया सर जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना भाई, पहाड़ी क्षेत्र, सुनो मेरी वहाँ बात। पे बांध बनाना। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पद्धति है जिसको अपन सीढ़ीदार खेती कहते हैं। वैदिक फार्म। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे पहाड़ के टॉप पर पानी गिरेगा तो वो तेजी से गिरता हुआ नीचे की ओर आएगा, बहता हुआ, तो उससे मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर कौन सी खेती अपनाई जाती है? सीढ़ीदार खेती अपनाई जाती है। तो वहां पर क्या किया जाता है, ऐसे सीढ़ियों के समान खेत बनाए जाते हैं, ऐसे हाँ बना सर, दिए वैदिक जाते हैं। फार्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपन ने पेड़ पौधे उगा लिए, यहाँ पर पेड़ पौधे उगा लिए, यहाँ पर पेड़ पौधे उगा लिए, ऐसे। अब जैसे मान लीजिए बरसात का जल यहाँ पर गिर भी रहा है ना, तो इस समतल भूमि पर गिर रहा वो, तो तेजी से थोड़ी ना गिरता हुआ आएगा वो। फिर यहाँ मान लीजिए खेत भर गया, तो यहाँ से ढलान से वो नीचे की ओर बहेगा जल, फिर ये खेत भरेगा तो नीचे बहेगा। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है वो बहुत कम हो जाता है, मृदा का जो अपरदन है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मृदा या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है बता सकते हैं आप मुझे? ह्यूमस से। हाँ सर, ह्यूमस आप के द्वारा। सीधा ऐसे लिख दे कि इस प्रकृति में बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, बताइए, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं जिसका वायु, जल और सजीवों के द्वारा क्या होता, अपक्षय होता है, जिसके कारण ये छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जब इन छोटे कणों के साथ में ह्यूमस मिल जाता है तो मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सर सर क्या एक होता और है? आंसर। अपकश से क्या कह रहे हो? क्या होता है सर? अपकश से लिखवाऊं क्या क्या? बोल रहे हैं? हाँ लिखवाऊं सर। क्या? चलो तो लिखवा दो। लिख सर लीजिए आप। लिखवा दो। हाँ तो लिखो, ये पहले का उत्तर लिखवा रहा हूं मैं, लिखो। लिखो, धरती पर प्राकृतिक रूप से, धरती पर प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। आगे लिख लीजिए, इन प्राकृतिक पहाड़ों रूप का से प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। इन पहाड़ों या चट्टानों का
इन पहाड़ों या चट्टानों का वायु, जल व सजीव क्रियाओं द्वारा अपक्षय होता है, हाँ सर। जिसके कारण और हाँ सर। ये छोटे छोटे कणों में कणों में टूट जाते हैं। इन कणों हाँ सर। के साथ जब ह्यूमस मिल जाती है तो मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई। मृदा अपरदन क्या है ये तो आप कर लेंगे भाई। मिट्टी की ऊपरी सतह का कट करके किसी दूसरी स्थान पर स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। कर लोगे ना ये तो? यस सर। यस सर। हाँ। मृदा अपरदन को रोकने को या कम करने के उपाय आप लिख सकते हैं भाई। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। क्या सर सीढ़ीदार? सीढ़ीदार खेती। अच्छा, ये वाली सीढ़ीदार। सीढ़ियां बनी होती है ना, ऐसी खेती। सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। और जंगलों को पशुओं के अतिचारण से बचाना चाहिए। अतिचारण का मतलब समझते हो ना? हाँ सर, गाय ज्यादा भैंस चराने बकरी को। कुछ भी चराएं, लेकिन ज्यादा नहीं चरानी चाहिए। इतना नहीं कि वो वनस्पति अत्यधिक। ही हट जाए पूरी तरीके से। अब हाँ 4 बोले लिख सर लेना वो। आप केवल, है ना? 4 लिख लेना, हाँ, ज्यादा मत करना, ओके 4 कर लेना। ओके ओके ओके। सर ऐसे भी हाँ लिख सकते हैं तो ना, पौधों की जड़ मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ। अब प्रश्न लिखिए। भूपृष्ठ वाला प्रश्न लिखवा दिया कि मैंने भाई? भूपृष्ठ किसे कहते हैं? सर बोला था, लिखवाया नहीं था। लिखो तो, प्रश्न लिखो। लिखिए, भूपृष्ठ किसे कहते हैं? भूपृष्ठ किसे कहते हैं? सर लिख लिया? सर 21 बड़ा। यस सर। यस सर। यस सर। अगला प्रश्न लिखिए। वे कौन कौन से कारक सर ये क्या हो गया? आप तो लिखो। वे कौन कौन से कारक, रिप्रेस करेंगे इसको, रिप्रेस मारना पड़ेगा। वे कौन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं? वे कौन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं हाँ सर। प्रक्रियाएं हैं जिनसे मृदा बनती है, मृदा बनती बनती है। हाँ सर। वर्णन कीजिए। हाँ सर।
तो इसमें आएंगे वही वो क्या? जो आपके सूर्य से जल वायु। से वो जो कटाव होता है ना, पेज नंबर 220 पे हाँ देख लो सर। आप। ये इस प्रश्न के उत्तर में आएंगे। इसको आप है ना छोटा कर लेना, वर्णन इतना बड़े बड़े मत करना। 4 पॉइंट है इसमें, सूर्य, जल, वायु और सजीव। तो इनमें सब में 3-3 4-4 लाइनों का वर्णन करना है, इतना बड़ा मत करना। ओके सर। ठीक है। अगला ओके प्रश्न सर। लिखिए आप, ऊपरी मृदा किसे कहते हैं? ऊपरी मृदा किसे कहते हैं? यस सर। वो तो कर लोगे ना आप अब। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, ऊपरी परत। भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं? अच्छा सर, वो वाला अभी वो लिखवाए थे जो। बिल्कुल बिल्कुल। भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं? हाँ सर। लिख लिया भाई सभी ने? यस सर। अगला एक और प्रश्न लिख लीजिए आप, ह्यूमस किसे कहते हैं? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो आज के लिए Yes, यहां sir. तक अपन पढ़ेंगे। कल से जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैव रासायनिक चक्रण अथवा जैव भू रासायनिक चक्रण। देखो इससे आगे का जो पोर्शन है इसमें 6 बिंदु आप पढ़ोगे। जल चक्र, हाँ अच्छे से। नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। इसके अलावा 2 प्रभाव अलग से पढ़ेंगे, एक तो हरित गृह प्रभाव और दूसरा ओजोन परत का अपक्षय। तो ज्यादातर जो बड़े प्रश्न आते हैं इन 6 बिंदुओं में से आते हैं। तो इसलिए इनके कल से मैं नोट्स भी आपको लिखवाऊंगा। अब तक आपने जो पढ़ा है इनमें छोटे प्रश्न आते हैं ज्यादातर, इसलिए छोटे प्रश्नों को आप ज्यादा गौर करें। और जो 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं से बड़ा प्रश्न बनाया जाता है सीधा सीधा। तो इनको मैं आपको लिखवाऊंगा, चक्र भी बनवाऊंगा। तो इसको अपन कल से ओके स्टार्ट सर। करेंगे। ठीक है। सर लेफ्ट हो जाए। हाँ, लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू। सर थैंक यू सर। थैंक यू।